अध्याय 333 महान देश में नंबर 1-2। गुरमीत ने अपने सिर को एक और मोड़ा जैसे उसकी आंखों में एक बैंगनी सुनहरा प्रकाश चमका। जैसे ही उसकी वंशजता शक्ति खुली और उसने अपनी छड़ी लहराई, पूरा द्वंद्व का मैदान थोड़ा हिल गया। वह विनाशकारी शक्ति एक अंतिम चरण सत्य मानव पद को भी मार सकती थी। कितनी शक्तिशाली वंशजता! भीड़ से आश्चर्य की चीखें निकलीं। यहाँ तक कि नकुल शॉ भी जाग गया। उसके अंदर की वंशजता शक्ति ने एक और प्राचीन वंशजता को महसूस किया था और उस पर थोड़ा दबाव भी महसूस हुआ। नकुल शॉ को शायद ही कभी यह स्थिति मिली हो। केवल दो संभावनाएं थीं, या तो गुरमीत की वंशजता बहुत उच्च स्तर की थी, या उसकी वंशजता जागृत हो गई थी और अपने पूर्वज तक वापस जाने में एक उच्च स्तर पर पहुंच गई थी। उदाहरण के लिए, किसी की वंशजता 10% जागरण तक पहुंच सकती है, जबकि दूसरे की केवल 1,00,000% जागृत हुई हो। हा, ये वह आश्चर्य है जो हमारा पवन बादल संप्रदाय लाया है। गुरमीत की वंशजता पिछले आधे साल में प्रज्वलित हुई है और अपने पूर्वज तक वापस जा रही है। इसकी शक्ति दैनिक रूप से बढ़ रही है। ऐसा लगता है कि राजकुमार प्रदीप की सबसे मजबूत वंशजता की स्थिति अस्थिर होने वाली है। पवन बादल संप्रदाय के उच्च पदस्थ अधिकारी संतुष्ट थे। पवन बादल संप्रदाय को ऐसे प्रतिभाशाली होने पर बधाई। लौह रक्त धर्म के उपकुलपति ने पवन बादल संप्रदाय के नेता को बधाई दी। चंदवा महान देश में पवन बादल संप्रदाय लौह रक्त धर्म के साथ एक ही गठबंधन में थे। ये गुरमीत पवन बादल संप्रदाय से आता है और जब वह युवा था तब भी एक राक्षस था। वह एक पागल की तरह लड़ता है और उसमें शक्तिशाली ताकत है। उसके बाद उसके अंदर की वंशजता जागृत हुई और उसे पवन बादल संप्रदाय का ध्यान मिला। रविश ने देखा कि नकुल शॉ थोड़ा उत्सुक था और समझाया। नकुल शॉ को थोड़ा अजीब लगा, क्या ये रविश बदला नहीं चाहता था? उस समय उसने जलचंद्र देव आड़ू पंखे का इस्तेमाल किया था और लगभग उसके भविष्य को नष्ट कर दिया था। इस जीवन में मैं केवल 2 लोगों से मिला हूं जो प्रशंसनीय और आभारी होने के योग्य हैं। उनमें से एक ने मुझे अपना कटार इरादा समझने दिया और दूसरा तुम हो, जिसने मुझे अपनी गिरावट के बाद ऊंचा उठने दिया। रविश ने हल्के से मुस्कुराया। उसकी गिरावट और उत्थान के बाद का कटार इरादा मजबूत नहीं था, लेकिन नकुल शॉ को लगा कि यह पहले से अधिक गहरा था। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि रविश राजकुमार प्रदीप को चुनौती देना चाहता था। गुरमीत, हालांकि तुम्हारी वंशजता मजबूत हो गई है, तुम अभी भी मेरी शाही वंशजता का मुकाबला नहीं कर सकते। राजकुमार प्रदीप ने अपनी भुजाओं को क्रॉस करते हुए गहराई से कहा और उसके भूरे बाल उड़ गए। वेंटिल्ड, उसके शरीर की हड्डियां और रक्त, विशेष रूप से उसकी त्वचा, मोटी हो गईं और उसके चारों ओर सोने की एक परत चमक उठी। पलक झपकते ही राजकुमार प्रदीप की आकृति 1 या 2 इंच बढ़ गई और उसकी त्वचा थोड़ी और मोटी हो गई, जिससे वह अधिक भारी लग रहा था। इसके अलावा उसकी पीठ के पीछे एक धुंधली आकृति दिखाई दी। नकुल शॉ की ईश्वर की आध्यात्मिक आंख संकीर्ण हो गई। वह देख सकता था कि आकृति का आकार एक जानवर जैसा था। ये दुर्लभ शाही सुनहरी सुअर वंशजता है जो विशेषताओं और शक्ति को बहुत बढ़ा सकती है। सुनहरी सुअर वंशजता वाले लोग समान खेती स्तर वालों के हमलों को रोक सकते हैं। राजकुमार प्रदीप की सुनहरी सुअर वंशजता एक उच्च स्तर पर पहुंच गई है और उसके पास एक उत्तम वंशजता गुप्त तकनीक है। पेंग डोंग डोंग, 2 शक्ति में विशेषज्ञ प्रतिभाओं ने अपनी वंशजता शक्तियों को जागृत किया और द्वंद्व के मैदान पर कदम रखा, जिससे वह कांप गया। मिट्टी का दुष्ट पवन बादल डंडा। गुरमीत गरजा और उसने अपनी बड़ी सोने और चांदी की छड़ी लहराई, जिससे उसके सामने 100 गज तक बैंगनी हरा पवन बह गया। सुनहरी नष्टकारी दानव वध हथेली। राजकुमार प्रदीप ने गहराई से आवाज दी और उसकी हथेली पर एक सुनहरा टैटू फैल गया और गुरमीत पर जोर से धक्का दिया गया। बाम बूम, 2 पर्वत जैसी शक्तियां आपस में टकराईं और वंशजता शक्ति का सत्य आत्मा की क्यूई के साथ विलय खेती की सीमाओं को तोड़ दिया। किसी के लिए अपनी खेती से परे शक्ति का उपयोग करना बेहद कठिन था, लेकिन यह असंभव नहीं था। सबसे आम तरीके उनकी सत्य आत्मा की क्यूई को जलाने की गुप्त तकनीकें थीं, लेकिन उनकी कीमतें अधिक थीं। साथ ही वे शक्तिशाली हथियार का उपयोग कर सकते थे, लेकिन खर्च की गई ऊर्जा उच्च थी और नियंत्रण करना कठिन था। वंशजताएं कम दुष्प्रभावों वाली विधि थीं, इसलिए वंशजताओं वाले लोग स्वर्ग के प्रिय थे जो अपनी से परे शक्ति का उपयोग कर सकते थे।
राजकुमार प्रदीप और गुरमीत इसके उत्तम उदाहरण थे। उन दोनों की लड़ाई ने द्वंद्व के मैदान में छेद छोड़ दिए। इससे पहले के प्रतियोगियों ने इसे बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाया था। ऐसा लगा जैसे दो राक्षस लड़ रहे थे। जैसे ही द्वंद्व का मैदान कांप उठा। ये दो राक्षस, देश भर के स्वर्ग के पुत्रों ने इसे देखकर अपने दिल को कांपते हुए महसूस किया। शीर्ष 10 वाले मदद नहीं कर सके, लेकिन भाग्यशाली महसूस किया कि उन्होंने राजकुमार प्रदीप या गुरमीत को चुनौती नहीं दी। शिखर सत्य मानव पद से नीचे किसी को भी एक हथेली से उड़ा दिया जाएगा या एक छड़ी से मार दिया जाएगा। होंग बेंग बूम, लड़ाई जारी रही और द्वंद्व के मैदान में दरारें पड़नी शुरू हो गईं। वंशजता शक्ति के मामले में दोनों लगभग समान हैं। गुरमीत की वंशजता एक उच्च स्तर की है, लेकिन राजकुमार प्रदीप की अधिक डिग्री तक जागृत हुई है और इसके साथ एक गुप्त तकनीक है। नकुल शौ की ईश्वर की आध्यात्मिक आंख ने दोनों का निरीक्षण किया। एक निश्चित क्षण में नकुल शौ की ईश्वर की आध्यात्मिक आंख ने पकड़ा कि दोनों ने अपनी सत्य आत्मा की क्यूई और वंशजता शक्ति का उपयोग कैसे किया। उसने पाया कि दोनों के पास इसका उपयोग करने के अपने तरीके थे। गुरमीत अभी भी कुछ नया था, लेकिन राजकुमार प्रदीप के पास निश्चित रूप से एक पूर्ण कौशल था। अरे! नकुल शौ ने अपने माथे पर थप्पड़ मारा। राजकुमार प्रदीप और गुरमीत के वंशजता के उपयोग का निरीक्षण करने के बाद उसने अंततः महसूस किया कि उसने अपना उपयोग कितना अधूरा किया। यह अधूरा भी नहीं था। नकुल शौ ने इसका उपयोग करना सीखा भी नहीं था और केवल जबरदस्ती इसका उपयोग कर सकता था। निश्चित रूप से सारा दोष नकुल शौ पर नहीं डाला जा सकता था। उसकी वंशजता शक्ति उसकी ईश्वर की आध्यात्मिक आंख से उत्पन्न हुई थी, जिसने उसके शरीर को बदल दिया। इसलिए उसके पास कोई उपयुक्त वंशजता नहीं थी और न ही इसका उपयोग करने का तरीका। उसके विपरीत राजकुमार प्रदीप के पास उसकी वंशजता के लिए बनाई गई एक पूर्ण गुप्त तकनीक थी। आखिरकार राजघराने की वंशजता पीढ़ी दर पीढ़ी परिष्कृत की गई थी। हाँ, अभी भी देर नहीं हुई है। नकुल शौ की ईश्वर की आध्यात्मिक आंख ने देखा कि दोनों ने अपनी वंशजताओं का उपयोग कैसे किया। राजकुमार प्रदीप ने अपनी पर बेहद महारत हासिल कर ली थी, जबकि गुरमीत ने नहीं की थी, शायद इसलिए कि उसकी वंशजता दुर्लभ थी। हालांकि तब भी वह नकुल शौ से बेहतर था। सबसे पहले गुरमीत की वंशजता प्राकृतिक थी और उसका शरीर इसके अनुकूल हो गया था। दूसरे, जब उसकी वंशजता जागृत हुई थी तो उसे पवन बादल संप्रदाय वालों से सलाह मिली थी। दूसरी ओर नकुल शौ एक दूर की जगह से आया था जहां वंशजताएं दुर्लभ थीं। उनका निरीक्षण करने के बाद नकुल शौ ने वंशजताओं का उपयोग कैसे करें इसका विश्लेषण किया। राजकुमार प्रदीप और गुरमीत की वंशजताएं शक्ति प्रकार की हैं और उनमें अनिश्चित तत्व हैं, लेकिन कुछ वंशजताएं गति, विस्फोटकता को बढ़ाती हैं और यहाँ तक कि तत्व भी होते हैं। नकुल शौ ने उन वंशजताओं के बारे में सोचा जो उसने देखी थीं। मोती के पास एक तत्वीय वंशजता थी जो आसमानी हरी लपटों को सक्रिय कर सकती थी। तो नकुल शौ का क्या? मेरी वंशजता ईश्वर की आध्यात्मिक आंख पर आधारित होनी चाहिए। यह आसमानी हुआ करती थी, लेकिन अब यह नीली है, जिसका अर्थ है कि मेरा वर्तमान वंशजता तत्व बर्फ की ओर झुका होना चाहिए। नकुल शौ ने अपनी आंखें बंद कर लीं और समझना शुरू कर दिया। उसके शरीर की गहराइयों के भीतर नीले रक्त की रेखाएं एक निश्चित प्रवाह में चली गईं और सत्य आत्मा की क्यूई और उसके रक्त और हड्डियों के साथ विलय हो गईं। नकुल शौ की हरकतें राजकुमार प्रदीप और गुरमीत के अध्ययन से आईं। राजकुमार प्रदीप के पास एक अधिक पूर्ण कौशल था, जबकि गुरमीत के पास एक प्राचीन वंशजता थी। वेंटिल्ड, नकुल शौ की वंशजता की गहराइयों के भीतर धुंधला नीला रक्त उसके सत्य आत्मा के स्रोत में सत्य आत्मा की क्यूई और उसके रक्त, हड्डियों और मांस के साथ विलय हो गया। तुरंत नकुल शौ के शरीर में नीली और आसमानी हवा के गोले बनाए गए जो थोड़ी विद्युत अनुभूति और ठंडक देते थे। इतना सरल लगता है कि एक कागज के टुकड़े में मामूली अंतर एक पहाड़ के समान हो सकता है। नकुल शौ अत्यधिक प्रसन्न था। उसका वंशजता गतिरोध अंततः टूट गया था। उसके अधिक परिचित उपयोग के साथ उसके अंदर का धुंधला नीला रक्त उसके शरीर के हर कोने में स्थानांतरित हो सकता था। हर हरकत ने नकुल शौ की वंशजता शक्ति को सघन बना दिया। नकुल शौ ने जल्द ही एक परिपथ पूरा किया और ईश्वर की आध्यात्मिक आंख को मूल के रूप में उसने वंशजता शक्ति को अपने मांस, हड्डियों और रक्त के चारों ओर घुमाया।
हर पूर्ण परिपथ के साथ उसने पाया कि उसके अंदर की वंशजता शक्ति मजबूत हो रही थी। यह एक ऐसे आदमी की तरह था जिसके पास अनंत शक्ति थी, जिसने अंततः खुदाई करना सीख लिया था। यह आभा, उसके बाएं और दाएं माधुरी और रविश ने नकुल शॉ से वंशजता आभा महसूस की और उनकी अपनी वंशजताएं बेचैनी से कांपने लगीं। रविश की वंशजता दो वंशजताओं का संयोजन थी और यह स्पष्ट रूप से शक्तिशाली थी। माधुरी की वंशजता अधिक रहस्यमय और अद्वितीय थी। समय बीत गया। द्वंद्व के मैदान पर राजकुमार प्रदीप और गुरमीत भीषण रूप से लड़े, जैसे कि आकाश और पहाड़ टूट रहे थे। नकुल शॉ एक ऐसी अवस्था में प्रवेश कर गया था जिसने उसकी त्वचा पर एक ठंडा नीला टैटू चमक दिया। 1 घंटे बाद पहला कदम पूरा हो गया। नकुल शॉ ने एक लंबी सांस छोड़ी क्योंकि उसकी वंशजता शक्ति लुप्त हो गई। इस समय उसकी वंशजता शक्ति पहले से दोगुनी से अधिक मजबूत थी। यह एक ऐसे जैद की तरह था जिसे परिष्कृत किया गया था, अपनी त्रुटिहीन रोशनी के साथ चमक रहा था। अभी भी लड़ रहे हैं। नकुल शॉ ने आश्चर्य से अपनी आंखें खोलीं। ये दोनों पहले ही 1 घंटे से अधिक समय तक लड़ चुके थे। चटक, द्वंद्व के मैदान ने अचानक एक आवाज निकाली और वह टुकड़ों में टूट गया क्योंकि धुआं हवा में उड़ गया। राजकुमार प्रदीप और गुरमीत दोनों ने अपनी शक्ति को संगठित किया और अपने विनाशकारी हमलों को जारी किया। बम बम, दोनों आकृतियां उड़ गईं। राजकुमार प्रदीप के मुंह से रक्त की एक धार रिस गई, जबकि गुरमीत ने खून का एक घूंट थूक दिया। नकुल शॉ की ईश्वर की आध्यात्मिक आंख ने लड़ाई का तेजी से विश्लेषण किया। युद्ध शक्ति के मामले में दोनों बराबर थे और आक्रमण के मामले में गुरमीत थोड़ा मजबूत था। लेकिन राजकुमार प्रदीप की सुनहरी सुअर वंशजता की रक्षा बहुत मजबूत थी। ऐसा कहा जाता था कि यह समान खेती वालों के कई हमलों को रोक सकता है। इसलिए वह थोड़ा कम घायल हुआ था। अच्छा नहीं, भीड़ में अराजकता फैल गई। जब दोनों पीछे हटे तो वे अपने साथ बची हुई शॉकवेव लाए, जो दोनों में से किसी भी एक हमले से अधिक मजबूत थी। सत्य रहस्य पद के नीचे वाले शायद बच नहीं पाते। राजकुमार प्रदीप के पीछे हटने का रास्ता उच्च मंच था जहां 10 सितारे थे। मैं इस मौके का इस्तेमाल नकुल शॉ को मारने के लिए करूंगा। राजकुमार प्रदीप ने जानबूझकर ढोंग किया कि वह अपने पीछे हटने को रोक नहीं सका और अपने सुनहरी सुअर की आकृति और शॉकवेव को नकुल शॉ की ओर लाया। अच्छा नहीं, माधुरी, रविश और अन्य अप्रस्तुत थे। हालांकि राजकुमार प्रदीप का रास्ता नकुल शॉ की ईश्वर की आध्यात्मिक आंख से कैसे बच सकता था। दूर हो जाओ, नकुल शॉ गरजा और अपनी वंशजता शक्ति का एक निश्चित तरीके से इस्तेमाल किया, जिसने आगे धक्का दिया। उसने एक हथेली निकाली और जिस क्षण हथेली निकाली गई, नकुल शॉ के पीछे एक धुंधली नीली आकृति दिखाई दी, जैसे कि वह प्राचीन युग से आए हो। बूम, बिजली और ठंडी नीली रोशनी की हथेली के ठंडक भरे इरादे ने राजकुमार प्रदीप को एक बम्प के साथ टक्कर मारी। अध्याय 334, देश का नंबर 13। बाम, नकुल शॉ की हथेली पवन और बर्फ के साथ गूंज उठी। इसमें हड्डी ठंडा ठंडक से भरा एक हल्का चमक था। उसके बगल में रविश और माधुरी ने नकुल शॉ के पीछे चौंकाने वाले भावों के साथ घूर रहे थे। जब नकुल शॉ ने अपनी वंशजता शक्ति को सक्रिय किया तो उसके पीछे एक धुंधली बर्फीली नीली आकृति दिखाई दी थी। ये प्राचीन युग के एक देवता जैसा लग रहा था। आक्रमणकारी राजकुमार प्रदीप केवल नकुल शॉ के इस वार को सिर से ले सकता था। पेंग, बिजली के चाप हर जगह उड़ गए और प्रकाश की चमक फैल गई क्योंकि उसने राजकुमार प्रदीप को ढांक लिया। वाह, राजकुमार प्रदीप ने खून का एक घूंट थूक दिया, लेकिन वह उसके मुंह में जम गया। यहाँ तक कि उसकी भयानक विशेषताओं के साथ उसके पूरे शरीर में एक शीतलता फैल गई, जिससे उसके दांत किटकिटाने लगे। लानत है, राजकुमार प्रदीप अब पहले से अधिक घायल हो गया था और उसका खून जम रहा था। यहाँ तक कि उसकी वंशजता और सत्य आत्मा की क्यूई ने भी जमने के संकेत दिखाए। उन्हें संचलन करना पहले से ही बेहद कठिन था। सबकी नज़र में राजकुमार प्रदीप बर्फ की एक परत में लिपटा हुआ था और उसका शरीर भद्दा और ठंडा हो गया। नकुल शॉ, तुमने मुझ पर हमला क्यों किया? राजकुमार प्रदीप गरजा क्योंकि उसने पहले आरोप लगाया, जबकि गुप्त रूप से अपनी वंशजता शक्ति और सत्य आत्मा की क्यूई को विनाशकारी ठंड को भंग करने के लिए सक्रिय किया। श्वा, नीले बालों वाला युवक कुछ कहे बिना राजकुमार प्रदीप के बगल में झपटा और लात मारी।
राजकुमार प्रदीप को उच्च मंच से बाहर लात मार दी गई और उसकी भारी आकृति दर्जनों गज तक उड़ गई। धड़ाम। जिस क्षण राजकुमार प्रदीप जमीन पर गिरा, उसने खून का एक और घूंट थूक दिया, चाहे वह चोट के कारण हो या क्रोध के कारण अनिश्चित था। इकट्ठे विशेषज्ञों ने चौड़ी आंखों और खुले मुंह से इसे देखा। इस बच्चे की इतनी शुद्ध प्राचीन वंशजता है और वह राजकुमार प्रदीप से भी थोड़ा मजबूत लगता है। वंशजता में वृद्धि राजकुमार प्रदीप और गुरमीत के बराबर है, लेकिन इसमें एक रहस्यमय बर्फ तत्व है। उसकी पीठ के पीछे की वह आकृति किस वंशजता का प्रतिनिधित्व करती है? क्या यह महान प्राचीन 10,000 जातियों में से एक हो सकता है? लेकिन यह संभव नहीं है। देश भर के विशेषज्ञों ने आश्चर्य और विश्लेषण किया। वंशजता को खोलने के लिए गुप्त तकनीक के माध्यम से उसकी शक्ति एक स्तर से अधिक बढ़ गई है और वंशजता हमलों में बर्फ का तत्व शामिल है। वह हथेली अभी सत्य रहस्य पद वालों को धमकी दे सकती थी और सामान्य सत्य मानव पद वाले बर्फ में बदल जाते। अगर यह पंखे उड़ने वाले डाकू होते तो उसके पास इस बार भागने का कोई मौका नहीं होता। वंशजता प्रतिभाशाली वास्तव में स्वर्ग के पुत्र थे। निश्चित रूप से सुनहरी सुअर वंशजता से रक्षा नकुल शॉ की अपेक्षा से अधिक मजबूत थी। प्रतिद्वंद्वी ने एक हथेली को सीधे लिया था और हालांकि वह थोड़ा घायल था, उसे कोई गंभीर नुकसान नहीं हुआ। ये देश की सबसे मजबूत वंशजता होने के योग्य था, और यह राजकुमार प्रदीप के लंबी लड़ाई लड़ने के बाद भी था। नकुल शॉ, किस तरह का हीरो किसी पर पीठ के पीछे से हमला करता है? अगर तुम में हिम्मत है तो चलो सिर से लड़ते हैं। राजकुमार प्रदीप जमीन से रेंग कर उठा, उसका दिल नफरत और क्रोध से भरा था। वह मूल रूप से नकुल शॉ को मारना चाहता था, लेकिन उसने बाद वाले की प्रतिक्रिया को इतना तेज होने की उम्मीद नहीं की। उसने अपनी वंशजता शक्ति को भी सक्रिय कर दिया। ही है, क्या तुम वास्तव में अब मुझसे लड़ने की हिम्मत करते हो? नकुल शॉ के होठों पर एक शरारती मुस्कान दिखाई दी। तुम? राजकुमार प्रदीप भद्दे भाव के साथ बोलना बंद कर दिया। अपनी वर्तमान स्थिति में वह घायल था और उसने बहुत सारी वंशजता शक्ति और सत्य आत्मा की क्यूई खर्च कर दी थी, जिससे उसे नकुल शॉ को हराने का कोई आत्मविश्वास नहीं था। नकुल शॉ के वंशजता हमले ने अभी उसे स्तब्ध कर दिया था। उस चाल ने उसकी वंशजता रक्षा को तोड़ा था और उसमें बर्फ की शक्ति थी जिसने उसके रक्त को नष्ट कर दिया और उसकी सत्य आत्मा की क्यूई और वंशजता के संचलन को धीमा कर दिया। अगर नकुल शॉ ने सिर्फ एक के बजाय दर्जनों हथेली निकाली होती तो परिणाम अकल्पनीय होता। बेशर्म कमीने, ये राजकुमार तुम्हारे द्वारा धोखा नहीं खाएगा। जब मैं ठीक हो जाऊंगा तो मैं तुमसे लड़ूंगा। राजकुमार प्रदीप गरजा, जैसा कि उसने महसूस किया कि उसने इज्जत खो दी है। अगर उसने वास्तव में एक हीरो होने का ढोंग किया तो उसके हारने का मौका जीतने से अधिक था। नकुल शॉ, इस हरामी में इतनी मजबूत वंशजता है। शिखर स्थितियों में राजकुमार प्रदीप उसका मुकाबला नहीं कर सकता। प्रदीप की वंशजता ताकत और रक्षा के इर्द गिर्द विशेषज्ञ है, गति नहीं। एक बार जब वे लड़ेंगे तो नकुल शॉ उसे पलटवार करने में सक्षम होगा। राजघराने के उच्च पदस्थ अधिकारी के बुजुर्गों ने आपस में चर्चा की। राजकुमार प्रदीप उसका मुकाबला नहीं है जब तक कि वह कीमत चुकाने की परवाह किए बिना एक निश्चित कौशल का उपयोग न करे। महारानी माधुरी ने नकुल शॉ को गंभीरता से देखते हुए आह भरी। नकुल शॉ गति में विशेषज्ञ था और उसकी वंशजता शक्ति में बर्फ तत्व शामिल था, जो उसके प्रतिद्वंद्वी की हरकत और गति को प्रतिबंधित कर सकता था। एक बार जब वे लड़ेंगे तो राजकुमार प्रदीप के पास वापस लड़ने का कोई मौका नहीं हो सकता है। हा हा हा, वह तुम्हारे से लड़ने की हिम्मत नहीं करता, लेकिन मैं करता हूँ। दूसरी तरफ से एक उत्साहित हंसी आई। जो व्यक्ति बोला वह गुरमीत था। हालांकि गुरमीत घायल था, वह हमेशा एक पागल की तरह लड़ता था। साथ ही उसकी वंशजता अत्यंत अद्वितीय थी और जितना अधिक वह घायल होता, उसकी युद्ध शक्ति उतनी ही बढ़ जाती। इसलिए कई लोग गुरमीत के साथ हाथापाई करने के लिए तैयार नहीं थे, और यहाँ तक कि रविश भी जो अपनी गिरावट के बाद उठा था, उससे थोड़ा कमज़ोर था। केवल राजकुमार प्रदीप ही जब उसने सुनहरी सुअर वंशजता के विशाल रक्षा को सक्रिय किया था तो वह गुरमीत से टकरा सकता था। नीले बाल, तुम राजकुमार प्रदीप से भी मजबूत लगते हो। आओ और लड़ो। गुरमीत उछल रहा था और नष्ट हुए द्वंद्व के मैदान पर चिल्ला रहा था। हरामी नकुल शॉ, लड़ो। नकुल शॉ केवल चुपके से हमले कर सकता है।
अगर तुम में कौशल है तो और निष्पक्ष रूप से लड़ो। ही है, इस कुतिया ने अभी राजकुमार प्रदीप पर हमला किया था, लेकिन अब एक कछुआ बन गया है। जो प्रतिभाशाली देख रहे थे उन्होंने अपने ताना मारे। जिस व्यक्ति को वे पुकार रहे थे वह 17 साल की उम्र का एक युवक था जो पूरे देश में प्रसिद्ध था। उसे जलचंद्र खजाना मिला, महारानी माधुरी का अपहरण किया, लौह रक्त धर्म का सबसे युवा अध्याय नेता, हजार जल नदी क्षेत्र पर शासन किया। अब ऐसे संकेत थे कि वह देश में नंबर 1 प्रतिभाशाली स्थान पर पहुंच सकता है। इतनी कम उम्र में इतना कुछ हासिल करने से अन्य प्रतिभाशाली लाल आंख वाले हो गए। हालांकि नकुल शॉ सीट पर बैठा और अपनी आंखें बंद कर लीं। उसने अभी अपनी वंशजता शक्ति का उपयोग किया था और अभी भी उसे पूर्ण कर रहा था। हालांकि नकुल शॉ की ईश्वर की आध्यात्मिक आंख कुछ सरल चालों को कॉपी कर सकती थी, दूसरों की चीज़ें हमेशा दूसरों की होंगी और उसके लिए सबसे उपयुक्त नहीं होंगी। नीले बालों वाले बच्चे, तुम्हें लड़ना होगा भले ही तुम नहीं चाहते हो। गुरमीत हंसा और अपनी सोने और चांदी की छड़ी को नकुल शॉ की ओर लहराया। राजघराने और नियमन टीम ने जानबूझकर इसे नहीं रोका और उनके मुंह के कोने पर खुशी की मुस्कान थी। गुरमीत, परेशानी मत खड़ी करो। नकुल शॉ लौह रक्त धर्म से आता है और हमारे पवन बादल संप्रदाय का सहयोगी है। पवन बादल संप्रदाय के नेता का भाव बदल गया क्योंकि उसने बोला। हालांकि गुरमीत एक उन्मादी अवस्था में प्रवेश कर चुका था और उसने कुछ भी नहीं सुना। उसका स्वभाव ऐसा था और उसने अक्सर अपने बुजुर्गों की नहीं सुनी। भ्रम की आंख, नकुल शॉ की ईश्वर की आध्यात्मिक आंख सक्रिय हो गई। उसकी धुंधली नीली बाईं आंख ने एक अंतहीन जमने वाला ताल जारी किया। इन विशाल शारीरिक रूप से शक्तिशाली प्रतिद्वंद्वियों का सामना करते हुए नकुल शॉ सिर से उनका मुकाबला नहीं करना चाहता था। श्वा, गुरमीत की चेतना ठंडी हो गई क्योंकि एक ठंडक उसके दिमाग में समा गई। आधी सांस, एक सांस, डेढ़ सांस। धड़ाम, गुरमीत एक घुटने पर बैठ गया, ठंडे पसीने से तरबतर। उसने अपने दांत पीसे और चौंकाने और सतर्कता में नकुल शॉ को घूर रहा था। उसे मानसिक ऊर्जा भ्रम जेल में नकुल शॉ द्वारा पूरे दिन और रात के लिए यातना दी गई थी। नकुल शॉ को मानना पड़ा कि उसका दिमाग मजबूत था। गुरमीत शरीर को मजबूत बनाने में विशेषज्ञ था और इसलिए उसकी इच्छाशक्ति काफ़ी मजबूत थी। लेकिन जो मानसिक ऊर्जा में विशेषज्ञ था और आत्मा के प्राचीन मार्ग में कदम रखा था, उसके खिलाफ यह अभी भी पर्याप्त नहीं था। दर्शकों और प्रतिभाओं ने सभी ने एक ठंडी सांस ली। ये दृश्य बहुत चौंकाने वाला था। नकुल शॉ ने पलक झपकते ही गुरमीत को हरा दिया था। यहाँ तक कि राजकुमार प्रदीप, जो अभी अपनी सीट पर लौटा था, जम गया और उसके दिल में क्रोध और असंतुष्टि दूर हो गई। निश्चित रूप से नकुल शॉ के पास हिमात्मा नेत्र के बजाय भ्रम की आंख का उपयोग करने के अपने कारण थे। हिमात्मा नेत्र प्रतिद्वंद्वी की चेतना को नष्ट कर देता है और ये दुश्मन को भारी खतरा पहुंचा सकता है, जबकि भ्रम की आंख थोड़ी सुरक्षित थी क्योंकि यह भ्रम के बारे में थी और वास्तविकता में प्रतिद्वंद्वी की मानसिक ऊर्जा को तब तक कम कर देती थी जब तक कि वे थक नहीं जाते। गुरमीत भी पवन बादल संप्रदाय से आया था, जो लौह रक्त धर्म का सहयोगी था। नकुल शॉ ने स्पष्ट रूप से अभी हाथ खींच लिया था। गुरमीत को हराने के बाद नकुल शॉ ने एक बार फिर अपनी आंखें बंद कर लीं। वह अपनी सीट से उठा भी नहीं था। इस बच्चे की नेत्र वंशजता कहाँ से आती है? शायद महाद्वीप में केवल शीर्ष नेत्र वंशजता परिवार ही ऐसी ताकत रख सकते हैं। देश के उच्च पदस्थ अधिकारियों की आंखें टिमटिमा रही थीं और उनके चेहरों पर चिंता थी। नकुल शॉ के कार्यों और नेत्र वंशजता ने उपस्थित अन्य सभी प्रतिभाओं को थोड़ा दबा दिया। उसकी लपटों को मत भड़काओ। गुरमीत की वंशजता और कौशल ताकत और शरीर में विशेषज्ञ है। उसकी खेती अभी तक शिखर सत्य मानव पद पर नहीं है, इसलिए उसके लिए एक मानसिक ऊर्जा कौशल द्वारा पलटवार किया जाना समझने योग्य है, राजघराने के एक बुजुर्ग ने कहा। राजकुमार प्रदीप की हार के लिए वह पहले से ही घायल था, फिर उस डाकू द्वारा चुपके से हमला किया गया। अगर राजकुमार प्रदीप अपनी शिखर अवस्था में होता, अपने शिखर सत्य मानव पद और एक सुरक्षात्मक आत्मा वस्तु के साथ जीतने का मौका कम से कम $60 होगा। इस निष्कर्ष को कुछ लोगों की सहमति मिली। माननीय मेहमानों, जो अभी हुआ वह एक दुर्घटना थी, लेकिन अध्याय नेता शॉ का हमला धार्मिक नहीं था।
राजघराने के न्यायाधीश ने मुस्कुराया और माफी में झुक गया। लौह रक्त धर्म के उच्च पदस्थ अधिकारी तुरंत असंतुष्ट थे। वे देख सकते थे कि राजकुमार प्रदीप ने जानबूझकर नकुल शॉ की ओर आक्रमण किया था। नकुल शॉ ने इसकी परवाह नहीं की और अभी भी आंखें बंद थीं। राजकुमार प्रदीप और गुरमीत की लड़ाई राजकुमार प्रदीप के थोड़ा विजयी होने के साथ समाप्त हुई। अगर कोई और राजकुमार प्रदीप को चुनौती नहीं देता है तो वह हमारा नेता होगा, राजघराने के न्यायाधीश ने मुस्कुराया। भीड़ शांत थी। गुरमीत थक गया था और अब और लड़ने में असमर्थ था। रविश का अचानक लड़ने का कोई मन नहीं था और माधुरी को शांति पसंद थी। ऐसा लगता है कि कोई भी राजकुमार प्रदीप के नंबर 1 सितारा होने पर असहमत नहीं है। राजघराने के लोग मुस्कुराहट से भर गए। अध्याय 335 तैयारियां। चूंकि किसी ने राजकुमार प्रदीप को चुनौती नहीं दी, वह पवित्र सत्य ड्रैगन सभा के लिए दूसरों का नेतृत्व करने वाला नेता बन गया। राजकुमार प्रदीप ने गुप्त रूप से अपने माथे से ठंडा पसीना पोंछा। इस पीढ़ी की प्रतियोगिता और दबाव भयानक था। हर प्रतिभाशाली पिछले से अधिक राक्षसी था। दूसरे स्थान से चौथे स्थान तक उनमें से हर कोई राजकुमार प्रदीप की जगह ले सकता था। दूसरे स्थान पर गुरमीत उससे बस थोड़ा ही पीछे था। अगर उसने अच्छा प्रदर्शन किया तो शायद स्थिति अलग होती। तीसरे स्थान पर रविश अपनी गिरावट के बाद ऊंचा उठा था और उसकी युद्ध शक्ति अमाप थी। हालांकि नंबर 2 और 3 नकुल शॉ से स्तब्ध थे। रविश मूल रूप से राजकुमार प्रदीप को चुनौती देना चाहता था, लेकिन नकुल शॉ की ताकत देखने के बाद उसने मनोवृत्ति खो दी। 8 प्रमुख शक्तियों के उच्च पदस्थ लोगों में नकुल शॉ, जो चौथे स्थान पर था, राजकुमार प्रदीप से मजबूत हो सकता था। नाम में राजकुमार प्रदीप नंबर 1 सितारा था, लेकिन कई लोगों की नज़र में नकुल शॉ वास्तविकता में नंबर 1 था। हालांकि नकुल शॉ नंबर 1 में रुचि नहीं रखता था, क्योंकि वह समझना जारी रखने के लिए अपनी आंखें बंद कर लेता था। हिम आत्मा के गोले ने उसे आत्मा के मार्ग की एक ऐसी दुनिया में ले जाया जिसमें उसके समझने के लिए असीमित ज्ञान इंतजार कर रहा था। वंशजता तकनीक ने नकुल शॉ को अपना वंशजता मार्ग शुरू करने की अनुमति दी थी। पवित्र सत्य ड्रैगन सभा कुछ महीनों में शुरू होने वाली थी और नकुल शॉ को हर सेकंड का उपयोग करने की आवश्यकता थी। प्रतियोगिता का समापन और तैयारी। प्रतियोगिता जल्द ही समाप्त हो गई और 8 प्रमुख शक्तियों ने छोड़ दिया। नकुल शॉ मुख्य रूप से समझने पर ध्यान केंद्रित कर रहा था, जबकि बाहरी दुनिया पर एक छोटी मात्रा छोड़ रहा था। जसवंत ने अपना सिर हिलाया और दूसरों को नकुल शॉ को परेशान न करने का आदेश दिया। लौह रक्त धर्म का महान हॉल। जसवंत मुस्कुराया। इस बार हमें 10 स्थानों में से 2 मिले। काफी अच्छा। लौह रक्त धर्म के उच्च पदस्थ अधिकारियों के चेहरे चमकीले लाल थे और भाव खुशी से भरे थे। 2 स्थान होना केवल एक कारण था। उच्च पदस्थ लोगों में से कई ने नकुल शॉ को दयालुता के साथ देखा। हालांकि इस नीले बालों वाले युवक की आंखें अभी भी बंद थीं, किसी ने नहीं सोचा कि वह अहंकारी था। प्रतियोगिता में वापस नकुल शॉ ने राजकुमार प्रदीप को एक लात और एक हथेली से उड़ा दिया था और गुरमीत को एक आंख में हरा दिया था। इसके बारे में सोचना भी उन्हें उत्साहित करता था। हालांकि नकुल शॉ पहले स्थान पर नहीं आया, नंबर 1 और 2 उससे स्तब्ध थे। उनके दिल में नकुल शॉ नंबर 1 था। महान देश में प्रतियोगिता सिर्फ एक छोटी प्रक्रिया है। सच्चा युद्ध क्षेत्र पवित्र सत्य ड्रैगन सभा है। 100 सच्चे ड्रैगन प्रतिभाओं का जन्म इस महाद्वीप की नियति को बदल सकता है और इस युग का नेतृत्व कर सकता है। खून के रंग वाले जसवंत की आंखें अपेक्षा से भरी थीं। उसने दर्जनों पवित्र सत्य ड्रैगन सभाओं को देखा था, लेकिन ये युग अलग था। बारिश के बाद बांस के अंकुर की तरह प्रतिभाओं को जन्म दिया जा रहा था। उन्होंने पिछली पीढ़ियों को पार कर लिया था, अन्यथा स्वर्ग की विरासत के वंशज होने की संभावना इतनी अधिक नहीं होती। इस क्षण में नकुल शॉ ने अपनी आंखें खोलीं और इस युग की विशालता को महसूस किया। कौन जानता था कि यह भाग्यशाली था या एक आपदा। इस पवित्र सत्य ड्रैगन सभा में हमारा प्रतिनिधित्व करने वाले लोग नकुल शॉ, रूपक, नेहा और हिना कुल 4 होंगे। जसवंत ने आदेश दिया। यह अचानक 4 लोग क्यों हो गए? नकुल शॉ हैरान था। यह ऐसा है, एक आधा सितारा गुट और अपने शिखर पर लगभग एक पूरा एक सितारा गुट होने के कारण लौह रक्त धर्म के पास 2 पुष्टि स्थान हैं। पूरे चंदवा महान देश में केवल राजघराने, लौह रक्त धर्म, किन तलवार महल और कुछ अन्य को ये गौरव प्राप्त है।
4 बड़े परिवार अभी भी थोड़े पीछे हैं। एक अध्याय नेता ने समझाया। नकुल शॉ समझ गया। ताकत के मामले में लौह रक्तधर्म मजबूत देशों की तुलना में भी अधिक शक्तिशाली था। अगर मजबूत देशों के पास पहले से ही 2 स्थान थे, तो लौह रक्तधर्म उनकी कमी कैसे कर सकता था। देशों के पास उनके अपने स्थान होंगे और गुटों के पास भी उनके अपने होंगे यदि वे पर्याप्त मजबूत थे। रैंकिंग प्राचीन तरीके से वितरित की गई थी। लौह रक्तधर्म जैसे आधा सितारा शक्तियों के पास 2 स्थान थे। उत्तरी महाद्वीप में स्वर्गीय युआन वंश जैसे एक सितारा शक्तियों के पास 10 थे। एक सितारा शक्ति के लिए कम से कम उत्पत्ति कोर क्षेत्र में एक सर्वोच्च और अन्य आवश्यकताएं होनी चाहिए। ऐसा लगता है कि 10 महान गुटों में से प्रत्येक के पास एक उत्पत्ति कोर क्षेत्र है। नकुल शॉ को एहसास हुआ। आधे महीने के समय में तुम चारों सितारा स्टैंड पर जाओगे और उत्तरी सितारा टेलीपोर्टेशन सरणी का उपयोग करके मध्य महाद्वीप के बीच तक पहुंचोगे। उसी समय अन्य मजबूत देशों, संप्रदायों और शक्तियों के प्रतिभाशाली लोग स्वर्गीय युआन वंश सहित वहां होंगे। जसवंत ने उन्हें उनकी योजना बताई। उत्तरी सितारा स्टैंड उत्तरी महाद्वीप का एकत्रीकरण बिंदु था। नीला फूल महाद्वीप में उत्तर, पूर्व, दक्षिण और पश्चिम क्षेत्र थे। प्रत्येक क्षेत्र के केंद्र में एक सितारा स्टैंड होगा जो सीधे मध्य महाद्वीप तक पहुंचता था। निश्चित रूप से हर कोई सितारा स्टैंड का उपयोग नहीं कर सकता था। योजना जानने के बाद नकुल शॉ अपने स्थान पर लौट आया और तुरंत एकांत में प्रवेश किया। रूपक, नेहा और हिना कभी कभार द्वंद्व करके एक दूसरे के साथ बातचीत करते थे, लेकिन उनमें से किसी को भी नकुल शॉ नहीं मिला। वे तीनों उसके समान स्तर पर नहीं थे। यहाँ तक कि रूपक भी केवल पीछे से देख सकता था। एकांत और बोध हॉल में नकुल शॉ आंखें बंद करके आलती पालती मारकर बैठा था। उसने अपनी बाईं आंख के आयाम में वंशजता तकनीक को आजमाना जारी रखा। ये तकनीक राजकुमार प्रदीप और अन्य से नकल की गई थी और अपने आप पर स्थानांतरित की गई थी। वर्तमान में तकनीक बहुत कच्ची थी और उत्तम नहीं थी। मेरी वंशजता अद्वितीय है। ये ईश्वर की आध्यात्मिक आंख पर आधारित है। मैं केवल अन्य गुप्त तकनीकों को देख सकता हूं और फिर इसे स्वयं आजमा सकता हूं। नकुल शॉ ने आह भरी। अगर नकुल शॉ चाहता तो लौह रक्तधर्म उसे वंशजता तकनीकें देगा, लेकिन उसकी वंशजता उस पर निर्भर थी। कई दिनों बाद नकुल शॉ ने कई वंशजता तकनीकें देखी जिसने उसे अपनी उत्तम बनाने में मदद की। एक विचार के साथ उसकी वंशजता शक्ति दर्जनों रेखाओं में बदल गई जो उसके शरीर में घूम गईं और उनके अपने विचार थे, जैसे वे एक दूसरे से नहीं मिलते या टकराते नहीं थे। खोलें, नकुल शॉ ने हल्के से चिल्लाया, क्योंकि दर्जनों रेखाएं सैकड़ों में बदल गईं और उसकी सत्य आत्मा की क्यूई में विलय हो गईं, जबकि अन्य भाग त्वचा से जुड़ गए। तुरंत उसके शरीर पर एक पतला बर्फ टैटू दिखाई दिया और उसके पीछे एक धुंधली नीली आकृति दिखाई दी। नकुल शॉ समझ गया कि धुंधली नीली आकृति वंशजता के पूर्वज की आंशिक अवस्था को दर्शाती है। अगर रक्त का घनत्व बहुत कम था तो पूर्वज के लाखों में से केवल एक आकार दिखाई देगा। पूर्वज के आकार को पूरी तरह से पुनः बनाने के लिए वंशजता को अपने पूर्वज तक कम से कम $50% वापस जाना था। हुटिल्ड एक और विचार के साथ वंशजता शक्ति जल्द ही लुप्त हो गई और उसके शरीर में वापस विलय हो गई। इस समय उसकी वंशजता शक्ति प्रतियोगिता की तुलना में मजबूत थी, खासकर परिचितता और नियंत्रण में। वंशजता तकनीक के स्थिर होने के बाद नकुल शॉ ने एक बार फिर आत्मा के प्राचीन मार्ग में प्रवेश किया। आत्मा के प्राचीन मार्ग की एक बड़ी शाखा थी जिसका मानसिक ऊर्जा तकनीकें केवल एक छोटा सा हिस्सा थीं। मानसिक ऊर्जा की शक्ति मूल आत्मा से आई थी। हिम आत्मा के गोले में आत्मा के प्राचीन मार्ग के बारे में जानकारी थी, लेकिन इसका अधिकतर हिम आत्मा के बारे में था। हिम आत्मा आत्मा में बर्फ के तत्व पर ध्यान केंद्रित करती थी। हिम आत्मा का मार्ग मेरी वर्तमान ईश्वर की आध्यात्मिक आंख की विशेषताओं के साथ बेहद संगत है। इसे समझना आसान है। नकुल शॉ ने सिर हिलाया। केवल अफसोस ये था कि हिम आत्मा के गोले के भीतर की जानकारी अधूरा थी, जिससे पूर्ण प्रणाली अधूरा हो गई। हालांकि तब भी नकुल शॉ खुश था। अगर उसे हिम आत्मा का गोला नहीं मिलता तो वह अपनी नेत्र वंशजता की क्षमता को खोद नहीं पाता। उस स्थिति में वह शायद पवित्र सत्य ड्रैगन सभा में केवल शीर्ष 50 तक ही पहुंच पाता, लेकिन अब उसके पास हिम आत्मा का गोला था। उसकी संभावनाएं बहुत बढ़ गईं, जिससे वह शायद शीर्ष 20 तक पहुंच सकता था।
पलक झपकते ही 1 दर्जन दिन बीत गए थे। नकुल शॉ ने हिमात्मा नींव की सामग्री के आधे से अधिक को समझ लिया था। हिमात्मा की शक्ति का दूसरा स्तर अधिक गहरा और समझने में कठिन था। लेकिन आत्मा के प्राचीन मार्ग को समझने के साथ नकुल शॉ की मानसिक ऊर्जा छलांग और सीमाओं से बढ़ी। उसकी बाईं आंख के आयाम में जमने वाला ताल 9 गज तक फैल गया था। बस एक और नकुल शॉ के मानसिक ऊर्जा स्तर को सत्य रहस्य पद के बराबर होने की अनुमति देगा। सत्य रहस्य पद के नीचे कोई भी मुझसे एक आंख को नहीं रोक सकता। यहाँ तक कि वे सामान्य सत्य रहस्य पद के विशेषज्ञ भी धोखा खा सकते हैं। नकुल शॉ ने आत्मविश्वास से सोचा। मानसिक ऊर्जा के मामले में वह शिखर सत्य मानव पद तक पहुंच गया था, लेकिन उसका मानसिक ऊर्जा स्रोत समान स्तर के लोगों को पार कर गया। कमजोर इच्छाशक्ति वाले सामान्य सत्य रहस्य पद के विशेषज्ञों की कमियां नकुल शॉ के सामने खुल सकती थीं और उन्हें धोखा दिया जा सकता था। नया हथियार। इस दिन नकुल शॉ एकांत से बाहर निकला। प्रस्थान में केवल 2 दिन बचे थे। उसे कुछ और याद आया और वह था संदीप मास्टर का मिशन। अध्याय नेता, ये वह हथियार है जिसे संदीप मास्टर ने आपके लिए गढ़ा है। नेहा ने एक काला धात्विक बक्सा निकाला। नकुल शॉ ने बक्सा खोला और एक शीतलता हवा को बाहर निकलते हुए महसूस किया। जिस क्षण धात्विक बक्सा खोला गया, आसमानी और नीले रंग का एक प्रकाश चमक उठा। नकुल शॉ ने एक क्रिस्टल नीला धनुष निकाला जिसकी संरचना आर्टेमिस धनुष के समान थी, लेकिन आकार में बड़ा था। धनुष की डोरी हल्के से बिजली से चमकी और यह नकुल शॉ के शरीर के भीतर सत्य आत्मा की क्यूई के साथ संगत थी। स्यू 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 3 गहरे चांदी के तीर स्थिति में चमके। धनुष का बर्फ गुण मेरी वंशजता के साथ संगत है और धनुष की डोरी का बिजली गुण मेरी बिजली विरासत के लिए उपयुक्त है। ये 3 तीर भेदी हैं और शक्ति का संचालन कर सकते हैं। नकुल शॉ ने चीजों का निरीक्षण करने के बाद निष्कर्ष निकाला। नया आर्टेमिस धनुष मध्यस्तरीय आध्यात्मिक ग्रेड के करीब था। इसने नकुल शॉ को प्रशंसा करने के लिए मजबूर किया। सामान्य सत्य मानव पद के विशेषज्ञ निम्न स्तरीय आध्यात्मिक ग्रेड की वस्तुओं का उपयोग करते थे। अगर उन्होंने मध्य स्तरीय आध्यात्मिक ग्रेड की वस्तुओं का उपयोग किया तो इसमें बहुत अधिक ऊर्जा खर्च होगी। केवल सत्य रहस्य पद वाले ही मध्य स्तरीय आध्यात्मिक ग्रेड के हथियारों का अधिकतम उपयोग कर सकते थे। एक और बिंदु था। नया आर्टेमिस धनुष और आर्टेमिस तीर 2 सेटों द्वारा बनाए गए थे। एक बार जब उन्होंने इसका उपयोग किया तो इसका मतलब होगा कि एक साथ 2 आध्यात्मिक ग्रेड हथियार का उपयोग करना और भी अधिक ऊर्जा खर्च करना। बात यह थी कि दोनों मध्यस्तरीय आध्यात्मिक ग्रेड के करीब थे, लेकिन पूरी तरह से मध्यस्तरीय आध्यात्मिक ग्रेड नहीं थे। दोनों का संयोजन सामान्य मध्यस्तरीय आध्यात्मिक ग्रेड से बेहतर होना चाहिए। ये सत्य प्रभु पद तक उपयोग के योग्य होगा। नकुल शॉ ने आर्टेमिस धनुष को हल्के से छुआ, जिसने तब थोड़ा कांप लिया और हल्का नीला चमक उठा। संगतता दर पहले से बहुत कम नहीं थी। अब नकुल शॉ के पास पवित्र सत्य ड्रैगन सभा के लिए आवश्यक सभी हथियार थे। अध्याय 336 मृत्यु की आंख। प्रस्थान में अभी भी 2 दिन बचे थे। लौह रक्त धर्म का प्रतिनिधित्व करने वाले 4 प्रतिभाशाली अपनी तैयारियां कर चुके थे। रूपक और अन्य नकुल शॉ से सलाह लेने आए। कुछ दिन पहले रूपक, नेहा और हिना सभी ने एक दूसरे के साथ द्वंद्व किया था, लेकिन उन्हें उत्तरी महाद्वीप के शीर्ष पर प्रतिभाशाली लोगों के साथ द्वंद्व करने का मौका नहीं मिला। जरूर, नकुल शॉ ने अपना सिर हिलाया और तीनों का निरीक्षण किया। तीनों की खेती में ज्यादा बदलाव नहीं आया था। सत्य आत्मा क्षेत्र तक पहुंचने के बाद खेती में प्रगति कठिन थी और यह पहले से कई गुना कठिन हो सकती थी। अगर खेती में अंतर एक पद का था, जैसे सत्य मानव पद और सत्य रहस्य पद समान उम्र वालों के लिए, तो उनकी खेती की गति कई गुना अलग होगी। इसमें नकुल शॉ भी शामिल था। हालांकि उसकी खेती में प्रगति हुई, यह अभी भी सत्य आत्मा क्षेत्र के अंतिम चरणों से थोड़ी दूर थी। आखिरकार उसकी नेत्र वंशजता खेती की गति में मदद नहीं करती थी और यह मुख्य रूप से समझ पर ध्यान केंद्रित करती थी। अभ्यास द्वंद्व। पहला व्यक्ति जो आया वह हिना थी, जिसकी खेती सत्य मानव पद के शुरुआती चरणों की थी। चारों में हिना सबसे कमजोर थी। मुझे उम्मीद है कि अध्याय नेता शॉ मुझ पर आसानी से जाएंगे, हिना ने सम्मानपूर्वक कहा। नकुल शॉ ने तीनों से सहमत थे कि वह द्वंद्व में अपनी नेत्र वंशजता का उपयोग नहीं करेगा।
हिमज़ैद तकनीक जिसे हिना ने विकसित किया था एक बर्फ तत्वीय कौशल था जो किसी भी हमले के साथ सीटी बजाती ठंडी हवाएं लाता था। धुंधली नीली हवा की एक परत उसके शरीर को घेर लेती थी क्योंकि उसने अव्यवस्थित हवाओं के झोंके बुलाए जो नकुल शॉ की ओर बहने लगे। नकुल शॉ ने उसे कम नहीं आंका भले ही उसके कौशल का तत्व उसकी नेत्रवंशजता के समान था। लड़ाई में उसने ध्यान से कौशल का निरीक्षण किया और दर्जनों वार के बाद नकुल शॉ कुछ समझ गया और उसकी आकृति चमकी। श्वा श्वा नकुल शॉ की दो आकृतियां बाएं और दाएं दिखाई दी और दोनों ने हिना पर हमला किया। हिना घबरा गई और एक बिजली की हथेली से पीछे धकेल दी गई और सुन्नपन से वह थोड़ी देर के लिए चल नहीं पाए। आपकी हिमज़ैद तकनीक बुरी नहीं है और यह प्रतिद्वंद्वी की गति को बहुत प्रतिबंधित कर सकती है लेकिन आपकी करीबी लड़ाई और फुर्ती पर्याप्त नहीं है। नकुल शॉ ने विश्लेषण किया। हिना ने अपनी जीभ बाहर निकाली, समझ गई। बर्फ तत्व कौशल के मामले में रहस्यमय बर्फ महल सर्वोच्च है। रहस्यमय बर्फ महल से इस पीढ़ी में देवी मोनिका को रहस्यमय बर्फ विरासत से एक विरासत मिली थी और पिछली पवित्र सत्य ड्रैगन सभा में शीर्ष 3 में पहुंची थी। नकुल शॉ ने पहले रहस्यमय बर्फ महल के बारे में सुना था। ये 10 महान कुलों में से एक था। रहस्यमय बर्फ महल दूर उत्तर में मौजूद था और यह रहस्यमय बर्फ विरासत के लिए सबसे प्रसिद्ध था। हर कुछ दशकों में रहस्यमय बर्फ महल रहस्यमय बर्फ विरासत को खोलेगा और केवल बर्फ तत्व में प्रशिक्षित लोग ही प्रवेश करेंगे। उसके बाद नेहा आए और नकुल शॉ के साथ द्वंद्व किया। नेहा की खेती सत्य मानव पद के अंतिम चरणों तक पहुंच गई थी और वह 10 सितारों में से एक बनने के बेहद करीब थी। नकुल शॉ ने नेहा के साथ वार का आदान प्रदान किया लेकिन उसे कुछ 100 चालों के बाद कोई बड़ी कमी नहीं मिली। अगर कोई कमी कहनी थी तो वह ये थी कि उसकी विस्फोटकता पर्याप्त नहीं थी, लेकिन यह इस तथ्य से संबंधित था कि उसके पास कोई वंशजता या खेती कौशल नहीं था। सामान्य महिलाओं में वैसे भी विस्फोटकता की कमी होती थी। ये रूपक और उसके बीच सबसे बड़ा अंतर था। अंत में ये रूपक की बारी थी। नकुल शॉ ने अभी भी नेत्रवंशजता शक्ति का उपयोग नहीं किया, इसलिए ये लड़ाई बेहद भयंकर थी। 100 चालों के बाद बिजली का पंजा। नकुल शॉ ने अकेले हाथ से कई गज लंबा बिजली का पंजा बनाया जो चरमराया जैसे ही वह नीचे आया। एक विनाशकारी लहर पहले जमीन तक पहुंची थी और बिजली के दबाव ने रूपक को सांस लेना कठिन बना दिया। बाम! बिजली के पंजे से रूपक को जमीन पर धकेल दिया गया और वह जल गया जैसा कि उसने निराशा में कहा, ये चाल फिर से। बिजली का पंजा नकुल शॉ की वर्तमान में सबसे शक्तिशाली और व्यवहारिक चाल थी, जो एक निश्चित सीमा पर बंद हो सकती थी, जिससे इसे चकमा देना कठिन हो जाता था। अगर इसे ईश्वर की आध्यात्मिक आंख के साथ उपयोग किया जाता, तो प्रतिद्वंद्वी लगभग निश्चित रूप से इसे चकमा नहीं दे पाएगा जब तक कि उनकी खेती का स्तर नकुल शॉ से बहुत अधिक पार न हो जाए। नकुल शॉ मुस्कुराया, लेकिन उसने नहीं बोला। भले ही रूपक एक बार तेज था, वह बिजली के पंजे से बच नहीं पाएगा। एक बार जब बिजली का पंजा एक निश्चित क्षेत्र को ढंक लेता, तो यह एक सुन्न प्रभाव पैदा करेगा जो दुश्मन की हरकत को प्रतिबंधित करेगा। इसके अलावा नकुल शॉ ने अपनी मानसिक ऊर्जा के साथ प्रतिद्वंद्वी के मार्ग की गणना की थी। अगर इसे ईश्वर की आध्यात्मिक आंख के साथ उपयोग किया जाता, तो यह प्रतिद्वंद्वी की अगली चाल का अनुमान लगा सकता था। नेत्रवंशजता का अनुभव। एक अगरबत्ती को जलने में लगने वाले आधे समय में तीनों को नकुल शॉ ने हरा दिया था। हारने के बाद रूपक ने व्यक्तिगत रूप से नकुल शॉ की नेत्रवंशजता को महसूस करने के लिए कहा, आप शायद अपने स्तर पर मुझसे एक नज़र को नहीं रोक सकते। नकुल शॉ ने हल्के से अपना सिर हिलाया। अध्याय नेता, हम आपकी नेत्रवंशजता को हराना नहीं चाहते हैं। बस इतना है कि नेत्रवंशजता वाले अन्य प्रतिभाशाली होंगे। नेहा ने समझाया। ओह, क्या आप निश्चित हैं कि वे दिखाई देंगे? निश्चित, रूपक ने वादा किया। इसके बारे में सोचते हुए यहाँ तक कि बादल क्षेत्र में भी आर्य था जो एक नेत्रवंशजता में विशेषज्ञ था। पूरे नीला फूल महाद्वीप में अन्य नेत्रवंशजताओं का मौजूद होना सामान्य होगा। हालांकि नेत्रवंशजताएं दुर्लभ हैं, महाद्वीप पर लगभग 100 हैं और 3 नेत्र परिवार में सबसे मजबूत नेत्रवंशजता विरासतें हैं। पवित्र सत्य ड्रैगन सभा में ये 3 नेत्र परिवार निश्चित रूप से अपने प्रतिभाशाली लोगों को भाग लेने के लिए भेजेंगे। वे बेहद परेशानी वाले हैं। 3 नेत्र परिवारों का उल्लेख करते समय रूपक और अन्य के भाव गंभीर थे।
जब तक किसी के पास अजेय ताकत नहीं थी, वे आमतौर पर 3 नेत्र परिवारों वालों से परेशान होते थे। पिछली पवित्र सत्य ड्रैगन सभा में मैं तोबा परिवार से स्वर्ग भेदी आंख से मिला था। उसकी एक नज़र ने मेरे गले को काट दिया। रूपक ने डर से याद किया, अगर यह जीवन या मृत्यु की लड़ाई थी तो तोबा परिवार से स्वर्ग भेदी आंख रूपक का गला काट सकता था या उसके दिल में छेद कर सकता था। ये सुनकर नकुल शॉ स्तब्ध रह गया। ऐसा लग रहा था कि केवल वही नहीं था जिसके पास एक शक्तिशाली नेत्रवंशजता थी। उसी समय वह उत्साहित और अपेक्षित भी था। अधिक नेत्रवंशजताओं को देखने में सक्षम होना नकुल शॉ को अपनी नेत्रगुप्त तकनीक को बेहतर बनाने में मदद कर सकता था। किसी को पता होना चाहिए कि नकुल शॉ की ईश्वर की आध्यात्मिक आंख समझ में विशेषज्ञ थी और यह उन कौशलों को कॉपी कर सकती थी जो बहुत जटिल नहीं थे। ठीक है, जैसा तुम चाहते हो। नकुल शॉ अपने नीले बालों के उड़ने के साथ जगह पर खड़ा था। भ्रम की आंख। नकुल शॉ ने अपनी ईश्वर की आध्यात्मिक आंख खोली और उसने तीनों को स्कैन किया। धड़ाम, धड़ाम, धड़ाम। रूपक और अन्य जमीन पर गिर गए, ठंडे पसीने से तरबतर और थके हुए। भ्रम की आंख का अनुभव करने से मानसिक ऊर्जा के खिलाफ आपका प्रतिरोध बढ़ सकता है। मेरे पास हृदय की आंख, आत्मा की आंख भी है जो क्रमशः हृदय को नियंत्रित करती है और दिमाग को नष्ट करती है। नकुल शॉ हंसा। उसकी नेत्रगुप्त तकनीक बनना शुरू हो गई थी। प्रस्थान। 2 दिन बाद खून के रंग वाले जसवंत और 2 बुजुर्ग नकुल शॉ और अन्य को प्रस्थान करने के लिए नेतृत्व किया। सुनहरी भाला रक्त ड्रैगन पालकी के चलने के साथ उसकी गति सामान्य सत्य रहस्य पद विशेषज्ञों की तुलना में तेज थी। हमारा गंतव्य सितारा स्टैंड है, लेकिन क्योंकि चंदवा महान देश को एक पूरे शरीर के रूप में गिना जाता है, हम सभी के आने के बाद ही जा सकते हैं, उपकुलपति ने कहा। चंदवा महान देश के राजघराने एक मैदान पर राजकुमार प्रदीप, रविश और अन्य 10 सितारे आए। इसके अलावा नेहा और हिना जैसे पुष्टि स्थानों वाले अन्य भी थे। सतह पर महान देश में 10 स्थान थे, लेकिन वास्तविकता में 16 थे। राजकुमार प्रदीप प्रतिभाशाली लोगों का प्रतिनिधि था। राजकुमार प्रदीप सामने संतुष्टि से खड़ा था, लेकिन नकुल शॉ के आने पर उसका भाव कुछ धुंधला हो गया। नकुल शॉ का आगमन सम्मान और सतर्कता की नजरें लाया। उसने जवाब नहीं दिया और समझ में अपनी आंखें बंद रखीं। वह भीम आत्मा के गोले पर एक निश्चित नींव तक पहुंच गया था। इसके बाद उसने अंधेरे आंख के अधूरे पृष्ठ को समझने की कोशिश की। अंधेरे आंख का अधूरा पृष्ठ भी मोटी भौहों वाले बुजुर्ग द्वारा नकुल शॉ को दिया गया था। अंधेरे आंख का अधूरा पृष्ठ एक आक्रामक नेत्र कौशल था और यह निषिद्ध था। नकुल शॉ की चेतना जल्द ही अंधेरे आंख के अधूरे पृष्ठ की दुनिया में प्रवेश कर गई। यहाँ तक कि जब देश के सभी प्रतिभाशाली लोग आए, तब भी नकुल शॉ ने अपनी आंखें नहीं खोलीं। यात्रा में 2 बुजुर्गों ने 4 प्रतिभाशाली लोगों को एक सत्य रहस्य पद के उड़ने वाले जानवर पर नेतृत्व किया। हुटिल्डा हवा में तेज थी और यह उन्हें संतुलन से उड़ा सकती थी। नकुल शॉ अभी भी समझ में खोया हुआ था। म्याऊं म्याऊं। छोटी चोर बिल्ली कूद गई और डकार ली क्योंकि उसने अपने मालिक की देखभाल की। सुनहरी भाला रक्त ड्रैगन पालकी के भीतर उपकुलपति के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी। उसने मूल रूप से नकुल शॉ को समझने के लिए पालकी में प्रवेश करने की योजना बनाई थी, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि यह बिल्ली मदद करेगी। हालांकि छोटी चोर बिल्ली का आकार छोटा था, उसकी शक्ति और क्षमता को कम नहीं आंका जाना चाहिए था। वह नकुल शॉ के कंधे पर खड़ी थी और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि हवा में हवाएं कितनी शक्तिशाली थीं, वे कमजोर हो जाएंगी जैसे ही वे नकुल शॉ के करीब आईं। ये बिल्ली। उपकुलपति ने छोटी चोर बिल्ली को घूर रहा था और कुछ सोचा। उसने समान आध्यात्मिक पालतू जानवर देखे थे, लेकिन उनमें से केवल 2 ही वास्तव में रहस्यमय थे। उनमें से एक सामने वाला था और दूसरा शायद 6 जादूगर मीनार का साधु था। उपकुलपति ने एक बार 6 जादूगर साधु को देखा था। ये तब था जब कुलपति उत्पत्ति कोर क्षेत्र में एक सर्वोच्च थे। 6 जादूगर साधु के मार्गदर्शन में कुलपति गहरी नींद में प्रवेश कर गए, भविष्य में आशा की चिंगारी का इंतजार कर रहे थे। म्याऊं। छोटी चोर बिल्ली की आंखों की पुतलियां घूमी क्योंकि उसने कुछ महसूस किया और सुनहरी भाला रक्त ड्रैगन पालकी पर झलक मारी। उसकी आंखों में बुद्धि निश्चित रूप से ऐसी नहीं थी जो 1 से 2 साल पुरानी प्राणी में हो सकती थी। निषिद्ध गुप्त तकनीक।
नकुल शॉ की बाईं आंख के आयाम के अंदर, मानसिक ऊर्जा आयाम में, एक फटी हुई पुरानी किताब दिखाई दी। पुरानी किताब आंशिक थी और उसकी कुछ सामग्री धुंधली थी। अंधेरे आंख का अधूरा पृष्ठ कमजोर नेत्र वंशजताओं और उत्पत्ति कोर क्षेत्र के नीचे वालों द्वारा विकसित नहीं किया जाना है। खेती करते समय सावधान रहने की आवश्यकता है। नकुल शॉ ने सामग्री पढ़ी और प्रेरित हुआ। इस कौशल को सीखने की आवश्यकताएं बहुत अधिक थीं। सबसे पहले, किसी को एक शक्तिशाली नेत्र वंशजता की आवश्यकता थी। दूसरे, किसी की खेती उत्पत्ति कोर क्षेत्र या उच्चतर पर होनी चाहिए और न्यूनतम मानक सत्यप्रभु पद था। नकुल शॉ केवल इसे देख रहा था और उसने बहुत दूर तक नहीं सोचा। अंधेरे आंख के अधूरे पृष्ठ का अंतिम लक्ष्य निषिद्ध नेत्र गुप्त तकनीक मृत्यु की आंख को विकसित करना था।